हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी। जैसे कि कहानी के बारे में मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ कि कहानी किस बारे में है। तो आइए हम डायरेक्ट कहानी सुनते हैं कि हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सोमा बुआ, वो किस तरह से अपनी अकेलेपन से जूझती हैं, अकेलेपन से फ़ाइट करती हैं और उनकी मनोदशा क्या होती है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी आपसे कि जब आप ये कहानी पूरी तरह से सुन लेंगे तो आप कहीं ना कहीं शायद अपनी लाइफ को, या अपनी लाइफ को नहीं तो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिससे आप इस कहानी को बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने तो किया था। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है अकेली और कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या गया, उनकी तो अपनी जवानी ही चली गई। पति को जवान बेटे के चले जाने का ऐसा सदमा लगा कि वे तो पत्नी और घर बार त्याग का सीधा तीर्थवासी हो लिए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो सोमा बुआ के अकेलेपन को दूर करता। वैसे तो साल भर में 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, लेकिन सोमा बुआ ने कभी भी उनका इंतजार नहीं किया, उनके इंतजार में आंखें नहीं बिछाई। उसका कारण उनके पति का उनके प्रति बेरुखापन था। ऊपर से सोमा बुआ का घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना भी बंद हो जाता था। और सन्यासी महाराज जी से तो ये भी नहीं होता कि वो 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसके सहारे वो उनके वियोग के 11 महीने तो काट ले। अब ऐसी हालत में सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही बितानी पड़ती थी। किसी के घर छठी हो, मुंडन हो, शादी हो या गमी हो, बुआ पहुंच जाती और छाती फाड़ के काम करती। ऐसे काम करती मानो वो किसी और के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी भी हो चुकी है। छत पे बैठ के बुआ धूप सेक रही थी कि तभी ऊपर से राधा भाभी एक हाथ में कुछ पापड़ और साड़ी लेकर नीचे उतरी। उन्होंने बुआ को देखा तो पूछा, क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? सन्यासी महाराज जी ने फिर से कुछ कह दिया क्या? अरे मैं तो कहीं भी चली जाऊं तो इन्हें नहीं सुहाता। कल वो किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। अरे मैं तो जानती ही थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पे भी सारी बिरादरी को न्योता दे डाला। अब इतना सारा काम उन नई नवेली बहुओं से तो संभलेगा नहीं। ये सोच के मैं मदद करवाने के लिए चली गई। हुआ भी वही, एक काम गत से नहीं हो रहा था। वो गीत वाली औरतें मुंडन पे बन्ना बन्नी के गाने गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। और भट्टी पे तो अजब ही तमाशा लगा था। समोसे कच्चे उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो। और गुलाब जामुन वो तो इतने कम बनाए कि एक पंगत भी पूरी ना पड़े। फिर क्या था, मैंने उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए। बेचारे किशोरी लाल और दोनों बहुएं वो तो इतना जस मान रहे थे, कह रहे थे, अम्मा आज तुम ना होती ना तो बहुत दौड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने भी कह दिया, अरे अपने काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं। वो तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे ही चली आती। तो राधा भाभी ने पूछा, तो बुआ सन्यासी महाराज जी क्यों बिगड़ पड़े? तुम्हारा ना बुआ, उन्हें आना जाना अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो कहीं भी चली जाऊं तो उन्हें नहीं अच्छा लगता। और वो कल किशोरी लाल के यहाँ से बुलावा नहीं आया था। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते हैं। वरना तुम ही बताओ, कौन से भट्टी और भंडार घर सौंप दे। लेकिन अब ये सब बातें उन्हें कौन समझाए। ये तो लगे मुझे सुनाने, कहने लगे कि नहीं तू तो बस जबरदस्ती लोगों के घरों में टांग अड़ाती फिरती है। जब राधा भाभी ने ये बात सुनी तो वो बुआ से कहने लगी, अरे बुआ कहना सुनना तो लगा ही रहता है, और वैसे भी सन्यासी महाराज जी तो 1 महीने के लिए आते हैं, सुन लिया करो और क्या। अरे सुनने को तो सुनती ही हूँ, लेकिन मन तो दुखता ही है ना
कि 1 महीने के लिए आते हैं, उसमें भी कभी 2 मीठे बोल नहीं बोलते। अब तू ही बता राधा, ये तो साल के 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन मुझे तो सब निभाना पड़ता है ना। अब इनकी तरह मैं भी सब तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो फिर कैसे चले। राधा भाभी ने बुआ को समझाते हुए कहा, अरे बुआ, मन दुखी क्यों करती हो, वो तो बस इसलिए बिगड़ पड़े कि तुम बिन बुलाए चली गई ना। तो बुआ ने राधा भाभी से कहा, अरे मान लो कि इतने हंगामे में बेचारे बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाऊं, और फिर मैं तो कहूं कि घर वालों को कैसा बुलावा। तो इस बात पे राधा भाभी ने कहा, अच्छा बुआ जाने दो इस बात को, ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए पापड़ सेक कर लाती हूँ, बताना कैसा है। और फिर राधा भाभी ने पापड़ लिए और ऊपर चढ़ गई। कुछ 1 सप्ताह भर बाद सोमा बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से कहने लगी, अरे सुनते हो, वो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का रिश्ता भागीरथ जी के यहाँ हुआ है, सुना है वे लोग यहीं आकर शादी कर रहे हैं। वैसे तो देवर जी के मरने के बाद कोई संबंध तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, है तो समधी ही ना, वे तुम्हें बिना बुलाए नहीं मानेंगे, आखिर समधी को कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ मन ही मन खुश होती रही, इधर उधर से जा जाकर शादी की तैयारियों की खबरें लाती। आखिरकार एक दिन वो ये भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं, शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, सारी बिरादरी को न्योता जाएगा। बुआ पड़ोस में बैठी हुई थी और कहने लगी, क्या जाने हमारा नाम बुलावे की लिस्ट में होगा भी या नहीं। अब देवर जी को मरे तो 25 साल हो गए हैं, उसके बाद कोई संबंध भी नहीं रहा कि तभी दाल पीसती हुई बड़ी बहू बोली, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता है, तुम तो समधिन ठहरी। कि तभी विधवा ननद ने कहा, अरे है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आ रही हूँ। कि तभी बुआ बड़ी उत्सुकता से कुछ आगे जाकर बोली, तुमने नाम अपनी आंखों से देखा है? हाँ वैसे नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्या जाने ये आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। खैर अभी चलती हूँ। और बुआ बिना 2 पल रुके वहाँ से चली गई और सीधा जाकर राधा भाभी के कमरे में जा चढ़ी और कहने लगी, क्यों रे राधा, तू तो जानती होगी ना ये आजकल के फैशन में लड़की को शादी में क्या दिया जाता है। अब भाई समधियों का मामला ठहरा, वो भी पैसे वाले। तो इस बात पे राधा भाभी ने कहा, बुआ क्या देना चाहती हो? तो बुआ ने कहा, अरे मैं तो कुछ नहीं समझू रे, जो तुझे ठीक लगे सो ले लेना, लेकिन ठहर पहले जाकर देखूं तो रुपए कितने हैं। और ये कहकर बुआ अपने कमरे में चली गई। एक पुराना सा बॉक्स निकाला, बड़े जतन से उसका ताला खोला। जब ताला खोला तो उसमें कुछ 7 रुपए और एक अंगूठी पड़ी हुई थी। बुआ ने सोचा था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन जब 7 रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि इतने से रुपए से तो कुछ भी नहीं आएगा। कि तभी उनकी नज़र अंगूठी पे पड़ी। वो अंगूठी उनके मरे हुए बेटे की एकमात्र निशानी थी। उसे उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं बेचा था। उन्होंने वो रुपए और अंगूठी उठाई और राधा भाभी के कमरे में चली गई और कहने लगी, बहू रुपए तो ज़्यादा नहीं निकले हैं, आए भी कहाँ से, मेरा कौन कमाने वाला बैठा है, उस एक कमरे का किराया आता है, उससे तो बड़ी मुश्किल से खुद का ही खर्चा चल पाता है। राधा भाभी ने सुना तो कहने लगी, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। लेकिन बुआ तुम ये लेने देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो ना ये लेने देने का रिवाज ही उठ गया। तो बुआ कहने लगी, अरे नहीं नहीं रे, अब समधियों का मामला ठहरा, ऐसे खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इससे अच्छा तो ना ही जाऊं।
तो राधा भाभी ने कहा, हाँ ये तो सबसे अच्छा है, मत ही जाओ। अरे इतनी भीड़ में किसे पता चलेगा तुम आई भी थी या नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, कितना बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और समझिन होकर मैं ही नहीं जाऊंगी तो बुरा नहीं मानेंगे। वो तो यही सोचेंगे ना कि देवर जी क्या मरे, हमने तो संबंध ही तोड़ लिया। अब नहीं नहीं, तू ऐसा कर, तो ये ले, ये अंगूठी बेच दे और जो तुझे ठीक लगे सो ले लेना। तू तो बाजार जाती है ना, बेच देना इसे। शाम को राधा भाभी ने एक चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज़ का कपड़ा दिया, जिसे देख पाकर बुआ बड़ी खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि जब ये सब वो समधिन को देंगी तो उनकी समधिन कितनी तारीफ करेंगी। शाम को पास वाली दुकान से वो एक पीला रंग लेकर आई और उस पीले रंग से रात में उन्होंने अपनी साड़ी रंगी और सूखने के लिए डाल दी। सुबह उठते ही 9 बजे तक उन्होंने घर का सारा काम खत्म कर डाला और फिर अपनी रंगी हुई साड़ी देखी। जब साड़ी देखी तो उन्हें कुछ जची नहीं। उन्होंने वो साड़ी ली और सीधा राधा भाभी के कमरे में फिर से जा पहुंची और कहने लगी, अब क्यों रे राधा, तू तो रंगी हुई साड़ी पहनती है, तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, ये देख ना, इस साड़ी में तो चमक आई ही नहीं। तो राधा भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे बुआ, तुमने कलफ जो नहीं दिया, अभी मान दे दो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? तो बुआ ने कहा, अरे ये नए फैशन वालों का तो पूछ ही मत, ऐन मौकों पर बुलावा आता है। मुहूर्त कुछ 5 बजे का है, देखना कभी भी बुलावा आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर बुआ ने अपनी साड़ी में मान दिया और सुखाने के लिए डाल दिया और एक सुंदर सी थाली निकाली। उसमें राधा भाभी का लाया हुआ सारा सामान एक एक करके सजाया। सन्यासी महाराज जी सुबह से इस आयोजन को देख रहे थे और वो कई बार चेतावनी दे चुके थे कि देखो, अगर बुलावा नहीं आया ना तो चली मत जाना। और बुआ हर बार बड़े विश्वास के साथ कहती, अरे मुझे बावली समझ रखा है क्या, जो बिन बुलाए ही चली जाऊंगी। अरे वो पड़ोस वाली नंदा है ना, वो अपनी आंखों से लिस्ट में नाम देखकर आई है, और क्यों नहीं बुलाएंगे भला, सारे शहर को बुलाएंगे और समधी होकर हमें नहीं बुलाएंगे, तुम भी ना। और 3 बजे के आसपास राधा भाभी ने बुआ को जब कुछ अनमने भाव से इधर उधर करते हुए देखा तो पूछा, अरे बुआ, गई नहीं अब तक? तो बुआ ने अचानक से चौंकते हुए पूछा, कितने बज गए हैं? 3? लो देखो ज़रा, सर्दियों में तो जैसे दिन का पता ही नहीं चलता है, धूप तो ऐसे सिमट आई है जैसे मानो शाम हो गई हो। अभी तो 3 ही बजे हैं, अब मुहूर्त तो 5 बजे का है ना, अब चली जाऊंगी कुछ 4 बजे तक। और बुआ वहीं खड़ी रही। शाम की 7 बजे की धुंधलाई हुई शाम में राधा भाभी ने ऊपर से एक परछाई देखी जो छत की दीवार से एकदम सटी हुई थी और बाहर गली की तरफ मुँह किए हुई थी। ये देखकर उनका मन भर आया। उन्होंने बुआ से कुछ पूछा नहीं, बस इतना ही कहा, अरे बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए हैं। बुआ जैसे अचानक से नींद में जागते हुए पूछी कि क्या 7 बज गए हैं? और फिर अपने आप से पूछने लगी कि लेकिन 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर सब कुछ समझते हुए राधा भाभी से कहा, खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 लोगों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। और इसके बाद बुआ ने अपनी सूखी हुई साड़ी उतारी और नीचे जाकर तह करके रख दी।
थाली में से सारा सामान उठाया और एक एक करके संदूक में रख दिया और फिर बड़े बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी।